नमस्कार, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। आज लोकसभा का चुनाव पूरे देश में होने वाला है और चुनाव की सरगर्मी से पूरे देश का माहौल गर्म हो चुका है। लेकिन चुनावी राजनीति को समझने से पहले आपको भारतीय राजनीति, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को समझने की जरूरत है। हम बात करेंगे पहले धार्मिक उन्मादों की। जो धार्मिक उन्माद आज हमारे देश में मच रहे हैं, जो धार्मिक उन्माद हमारे देश में फैल रहा है, तरह तरह की बातें, तरह तरह के वक्तव्य धार्मिक स्थलों को लेकर, धार्मिक ग्रंथों को लेकर किए जा रहे हैं। इसके लिए सबसे बड़ा कारण यह है, एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक को सृजित करने का विपक्ष का काम है, जहां पर मुस्लिम धर्म को बिल्कुल अछूता छोड़कर हिंदू धर्म को लगातार टारगेट किया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी एक तरफ राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर उत्साहित है, वहीं हिंदू धर्म के लोग, जो सनातनी हैं, सनातन धर्म के लोग इस राम मंदिर के बनने के बाद सरकार की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में तो शामिल हुई, लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, वहां पर अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका लगा था और उस झटके के बाद अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन से अलग होते नजर आए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह पता है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में सपा का कोई महत्व नहीं है, सपा का कोई जनादेश नहीं, उसी तरह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह खत्म नजर आ रही है। प्रीवियस चुनाव की अगर हम बात करें, जो पिछले समय में चुनाव हुआ, अगर उसकी हम बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कांग्रेस की क्या स्थिति रही है चुनाव में, सपा की क्या स्थिति रही है चुनाव में और बसपा की क्या स्थिति। हालांकि यह गठबंधन पहली बार नहीं, उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन को करके जोर आजमाइश करके देखी गई है, जहां पर भाजपा ने इस गठबंधन को पूरी तरह परास्त किया है और अत्यधिक सीटें भाजपा ने यहां उत्तर प्रदेश से अर्जित की है। लेकिन इस बार लोकसभा के चुनाव में एक तरफ सपा के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जो कि हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं को टारगेट कर रहे हैं, संतों को टारगेट कर रहे हैं, लगातार सनातन धर्म के विरुद्ध में बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर, यहां तक कि केंद्र की सरकार मोदी सरकार पर और योगी सरकार पर जातिगत राजनीति करने का आरोप लगा रही है। इस जद्दोजहद के बीच सब अपना राजनीतिक प्रोपोगंडा सेट कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यहां कुछ और है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की अगर हम बात करें तो ओवैसी साहब भी मुस्लिम वोटरों को साधने में कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहे। लगातार वो मुस्लिम धर्म की बात कर रहे हैं, लगातार मुसलमानों के वोट के लिए वो हर जगह मुस्लिम का एक धार्मिक उन्माद तैयार करने में लगे रहे। फिर भी अभी हाल में गाजा और इजराइल के इस युद्ध में पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर गाजा के समर्थन में, हमास के समर्थन में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इसे इस्लामिक धर्म के खिलाफ युद्ध बता रहे हैं, जबकि यही इसी युद्ध को इजराइल इस्लाम के खिलाफ नहीं, आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध की बात कर रहा है। अमेरिका, इजराइल, भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं जो आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की बात कर रहे हैं। वहीं इस्लामिक कंट्री के सारे देश गाजा और हमास के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। क्या ये नया विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध होगा? एक बड़ा सवाल है यहां पर। लेकिन अगर हम बात भारतीय राजनीति की कर रहे हैं तो उसे समझने की आवश्यकता है। आइए हम आपको विस्तार से भारतीय राजनीति के बारे में समझाते हैं। सन 2024 में ही राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होना है और 80% जनसंख्या यहां पर हिंदुओं की निवास कर रही है। ऐसी दशा में जहां राम मंदिर इतने सालों से लटका पड़ा था, भाजपा ने राम मंदिर अगर वहां पर स्थापित करवाई है और राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो जाहिर सी बात है सनातन धर्म को मानने वालों का प्रेम भाजपा के साथ जुड़ेगा। और यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार धर्म को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि यदि वो धर्म को टारगेट करेंगे तो जो धर्म के विरोधी हैं, खास करके सनातन धर्म से विपरीत चलने वाले लोग सपा में जुड़ते नजर आएंगे, इंडिया गठबंधन में जुड़ते नजर आएंगे। यही वजह है कि वो बार बार धर्म को टारगेट कर रहे हैं। और आप इसको एक दूसरी दशा में भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमारा भारतवर्ष भारतीय संविधान से चल रहा है, किसी भी धर्म से नहीं चल रहा है। तो चुनावी राजनीति में धर्म को टारगेट करने का क्या मतलब है? क्या धर्म को टारगेट करके चुनाव जीता जा सकता है? देश तो संविधान से चल रहा है।
अगर आपको किसी भी समाज की भलाई के बारे में सोचना है तो संविधान में परिवर्तन की बात करनी चाहिए, संविधान के नियमों को बदलने की बात करनी चाहिए। आप किसी भी धर्म को गलत कह रहे हो, किसी भी धर्म पर टिप्पणी कर रहे हो, धार्मिक ग्रंथों पर सवाल उठा रहे हो, तो इससे तो देश का भला होना नहीं है। इससे ना तो पिछड़ों का भला होना है, ना दलितों का भला होना है, ना किसी समाज का भला होना है। तो जाहिर सी बात है, राजनीतिक प्रोपोगंडा सेट करने के लिए ये धर्मों पर टिप्पणियां की जा रही हैं, धर्मों को टारगेट किया जा रहा है, और खास करके प्रमुख रूप से सनातन धर्म को यहां पर टारगेट किया जा रहा है। जिस तरह से सनातन धर्म को यहां पर सपा और इंडिया गठबंधन के लोग टारगेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारतीय राजनीति की, तो इस नजर से भी समझ लीजिए, आज नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, पूरे देश में नवरात्रि पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। तस्वीरें देखकर आप हैरान हो जाएंगे, लाखों की संख्या में लोग दुर्गा पंडाल में उपस्थित है, गरबा डांडिया हो रहा है, पूरे देश में कन्या भोज हो रहा है, कन्याओं का पूजन हो रहा है। सनातन धर्म के लोग सनातन के साथ इस तरह से खड़े हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनेता सनातनियों को तोड़ने में असफल नजर आ रहा है। ऐसी दशा में यदि धर्म को ही मानकर वोटिंग हुई, तब इंडिया गठबंधन का क्या होगा? तब ऐसे नेता ही इंडिया गठबंधन को हराने का कारण बनेंगे। और जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक बयान आया कि कांग्रेस अपने छोटे नेताओं से इस तरह की बयानबाजी ना करवाए, क्या सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी स्वामी प्रसाद मौर्य से धर्म के खिलाफ बयानबाजी करवा रहे हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है यहां पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान से देश चल रहा है या धार्मिक ग्रंथों से? अगर संविधान से देश चल रहा है, वास्तव में ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम कम्युनिटी सबकी चिंता इन नेताओं को है, तो संविधान में बदलाव की जरूरत है, ना कि धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी करने की जरूरत है। पूरा देश चलाने का काम इस समय संविधान कर रहा है। संविधान के नियमों के अनुसार अपराध होते हैं तो उनकी सजा संविधान निर्धारित करता है। जाति पात के उन्माद में इस तरह से देश को बांटने का एक काम किया जा रहा है। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जातीय जनगणना को लेकर भी पूरे देश की राजनीति को गर्म किया गया है। आपको हम बता दें, इन जातीय जनगणना से क्या पहले नहीं पता था कि कौन सी कम्युनिटी कितने परसेंट है? पहले से इस पे बात हो रही है। जातीय जनगणना, अगर जातीय जनगणना इतना ही महत्वपूर्ण था तो इंग्लैंड ने, यानी अंग्रेजों का शासन जब हमारे देश में था तो पहली बार जातीय जनगणना कराई गई थी। लेकिन आज तक इंग्लैंड ने अपने देश में जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाई? जाहिर सी बात है, लोगों को जातियों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। जहां तक हम बात करें, अगर सामाजिक परिवेश की हम बात करें, समाज को अपने दृष्टि से देखें तो समाज में सिर्फ दो ही जातियां हैं, एक अमीर की और दूसरी गरीब की। गरीब व्यक्ति किसी भी जाति का हो तो उसका ना तो कहीं सम्मान है, ना तो कोई उसका सुनने वाला है, और अमीर व्यक्ति किसी भी जाति का हो तो उसका हर जगह महत्व है, उसे हर जगह सुनने वाले लोग हैं, हर जगह समझने वाले लोग हैं। तो जो आंकड़ा है यहाँ पर, सरकारों को आंकड़ा गरीब और अमीर का प्रस्तुत करना चाहिए। जातीय जनगणना होनी चाहिए, किस जाति के कितने गरीब हैं इस पर भी बात होनी चाहिए, और किस जाति के कितने लोग टैक्स पेई हैं इस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन लाभ सिर्फ गरीबों को मिलना चाहिए। आरक्षण का लाभ, जिस तरह आरक्षण का लाभ बड़े बड़े लोग ले रहे हैं, गरीबों तक नहीं पहुंच रहा, चाहे ओबीसी आरक्षण हो, चाहे एससी एसटी आरक्षण हो। आरक्षण तो सरकार दे रही है, लेकिन बड़े बड़े लोग उस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, गरीबों तक ये आरक्षण नहीं पहुंच रहा है। जब तक अमीरी गरीबी का आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, अमीरों और गरीबों का आंकड़ा नहीं प्रस्तुत किया जाएगा, तब तक आरक्षण का लाभ कहां किसे कितना मिलेगा ये आप समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति जो इस समय है बिल्कुल सरगर्मी है, राजनीति की सरगर्मी एकदम तेज हो चुकी है। सभी पार्टियां जद्दोजहद में है अपनी पार्टी को चुनाव जिताने के लिए। एक तरफ भाजपा है जो धर्म के नाम पर सनातनियों को एक होने की बात कर रही है, वहीं विपक्ष जातियों में लोगों को बांटने का काम कर रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी इस चीज को समझ रहे हैं, क्योंकि शांत होके आज देवरिया कांड की अगर हम बात करें, देवरिया कांड में जिस तरह से जाति जाति खेला गया, यादव ब्राह्मण को अलग करने का एक प्रयास किया गया, वहीं मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी शांत रहे। आपको क्या लगता है? देवरिया कांड पे पूरे देश की नजर है, पूरा देश इस घटना को देख रहा है, और पूरा देश ये भी देख रहा है कि जो पूर्व में घटनाएं हुई हैं, पूर्व में जो हत्याएं हुई हैं, पूर्व में जो अपराध हुए हैं, उनके घर वालों के साथ जो इनकाउंटर हुए हैं, उस पर देश की नजर नहीं, उस पर भी देश की नजर है कि हमारे घर का अपराधी था तो हम पे इनकाउंटर किया गया, हमारा घर गिराया गया, आज देवरिया में क्यों नहीं? हर जगह
जो लोग शांत हैं वो इस देवरिया कांड को बहुत नजदीकी से, बहुत बारीकी से समझने का प्रयास कर रहे हैं और सवाल उठेंगे, सरकार पर ही सवाल उठेंगे। योगी सरकार इस देवरिया कांड में बुरी तरह फंसी हुई नजर आ रही। यदि वो विपक्ष के दबाव में आकर वहां कार्रवाई नहीं करती है तो जिनके घरों पर पहले कार्रवाई हो चुकी है, जिनके घर के लोगों का इनकाउंटर हो गया है, जिनकी गाड़ियां पलटी हैं, पुलिस ने इनकाउंटर किया है, ऐसे लोगों की निगाहें भी आज सरकार के निर्णय पर पूरी तरह रुकी हुई हैं, क्योंकि वो ये देखना चाहती हैं कि सरकार इस मामले में क्या करती है। क्या जाति देखकर सरकार कार्रवाई कर रही है? आज जाति के आधार पर सरकार पर उठने वाले हर सवाल देवरिया कांड पर रुके हुए। हर जगह से राजनीति का एक प्रोपोगंडा पूरी तरह सेट किया जा रहा है बीजेपी को पूरी तरह से फंसाने के लिए, और बीजेपी के लोग भी लगातार बयानबाजी करके इस प्रोपोगंडा को उल्टा तीर लेने के बराबर का काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां पर महिलाओं की भागीदारी की बात की जा रही, वहीं महिलाओं की भागीदारी अष्टमी के दिन, नवरात्रि में अष्टमी के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को रोडवेज चालक और परिचालक के रूप में नियुक्त किया, और आगे भी उनका एक एजेंडा है कि रोडवेज पर चालक और परिचालक के रूप में महिलाएं रहेंगी। तो महिलाओं की एक भागीदारी भी नौकरी पैसे में बढ़ेगी, और दूसरी चीज महिलाओं को भागीदारी भी एक सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल जो भारतीय राजनीति का एक ताना बाना है उसको समझने के लिए आप बने रहिए देव प्रभात समाचार पर। हम आपको अवगत कराएंगे भारतीय राजनीति के हर उन विचारों से जो यहाँ पे चल रहा है।